हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, इनके सारे सवालों को शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे और जो अपना चैप्टर वाइज चल रहा है मैथ वो भी चलता रहेगा। तो आज के क्लास में 9 अगस्त 2018 का पेपर है, पहला शिफ्ट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा सही है? फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। देखिए, फ्रैक्शन का कंपैरिजन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि इसको क्रॉस गुना करके निकालेंगे, जैसे 29 गुना 12 करेंगे, उसके बाद इधर कितना हो रहा है 6 गुना 43। तो ऐसा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए, हर में क्या है 6 है, यहाँ 12 है, तो हर को बराबर कर लेंगे। उसके बाद अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर इसका हर है 12, इसका है 6, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 6 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो भिन्न में ये होता है जो गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में गुना करना होता है। तो यहाँ पर 12 हो गया यानी बराबर हो गया, और ये 29 दूना 58 हो गया, ऊपर 58 हो गया, इसके ऊपर क्या है 43 है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 58 बड़ा है। तो इसका मतलब 29/6 जो है ये बड़ी भिन्न है। तो इसी की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि टोटल केक मान लेते हैं 1 यूनिट का होगा, जिसमें से 1/2 भाग किसको मिल गया है, तपस को। ठीक है, उसके बाद बाकी में से ऋषि को 1/3 भाग, तो 1/3 भी माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास घटा के कितना, 1/6। 1/6 किसको मिला है, अवि को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक और तरीका है, ये जो फ्रैक्शन है इसके नीचे वाला का एलसीएम, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 यूनिट। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा केक जो है 6 यूनिट का है, तो उनमें से तपस को कितना मिला है, 1/2 भाग, यानी 6 का 1/2, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद ऋषि को कितना मिला है, 1/3 भाग, ऋषि को आर लिखते हैं, 6 का मिला है 1/3, यानी कि ये 2 यूनिट होता है। तो तपस और ऋषि को मिल गया है टोटल कितना, 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 इसमें माइनस करेंगे तो बचा हुआ केक कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर भाग पूछ रहा है, तो 1 यूनिट केक मिला है, लेकिन टोटल केक कितना माने थे, 6 यूनिट। तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए ये भी वर्ग संख्या है 32 का, ये स्क्वायर है, ये भी है, ये 49 का है, और ये भी है, ये शायद 64 का है। ठीक है, 64 का ही है। और देखिए ये वर्ग संख्या नहीं है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/24 × 2। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 10/24 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 32। तो 32 बाहर आ गया, रूट में बच गया 2। तो ये रूट में 2 बच गया, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी मूलधन पूछ रहा है। देखिए 9.5% की दर से 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 9 छः के 54 और 3 57%। ठीक है, यानी 9.5 गुना 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57%। ये ब्याज हुआ, और मूलधन भी तो 100% मिलना है प्लस ब्याज, यानी 157% हो जाएगा। ये हमारा 157% क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। लेकिन रुपया में मिश्रधन कितना बन रहा है, 942। तो 157 का वैल्यू 942 होगा। तो यहाँ से 1% का कितना आएगा, इसको 942 को 157 से डिवाइड करना पड़ेगा। और निवेश पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ 100 से गुना करके इसको निकाल लेंगे, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों के बीच किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका जो पूंजी है उसका रेशियो ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 10,000 15,000 है, क्या रेशियो आएगा,
2 और 3 का रेशियो आएगा। ठीक है, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है किस रेशियो में है, 2:3 में है। अब समय का रेशियो भी ले लीजिए। समय देखिए कि क्या है, अविनाश ने 8 महीने बाद अपना वापस ले लिया धन, यानी अविनाश जो है ये अविनाश का धन है और ये उमर का है। तो अविनाश 8 महीने तक इन्वेस्ट किया है, उमर पूरा 12 महीने यानी पूरे साल निवेश किया है। ठीक है, इसको कटा लेते हैं, 4×3=12, 4×2=8। ठीक, ये हो गया टाइम का रेशियो और ये हो गया इन्वेस्टमेंट का। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 6, या तो इसको कटा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अनुपात है तो ये आ जाएगा 1:1, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके गुणनफल का 3 गुना है। ठीक है, तो इस सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को अगर हम लोग करेंगे इसके अनुसार, सवाल के अनुसार, तो क्या आएगा आंसर, इसके अंकों का गुणनफल का 3 गुना, अंक कितना है 1 और 2, इसका गुना करिए तो गुणनफल कितना आ गया 2। 2 को 3 से गुना करना, 3 गुना कर रहा है तो कितना आ रहा है 6, जबकि इसको कितना आना चाहिए था 12। ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत आंसर है, ये नहीं होगा। ठीक है, और 48 को देखिए, 4×8 करना है यानी अंकों का गुणनफल करना है, फिर उसको 3 से गुना भी करना है। तो ये आ रहा है कितना, 8×4=32, 32 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर 48 है, यहाँ 96 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 24 को देखते हैं, 2×4 करना यानी अंकों का गुणनफल, ये आ रहा है 8, फिर इसको 3 गुना करना है यानी 3 से गुना करेंगे तो ये 24 आ रहा है। तो ये 24 आ रहा है, 24 आंसर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 15,376 का वर्गमूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इकाई अंक 6 है, 6 इकाई अंक किसका वर्गमूल होता है, 4 का। 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन हमारे पास 4 इकाई अंक वाला। अब देखिए यहाँ पर 15,000 है, अगर हम ये 134 को कुछ देर के लिए 130 भी मान लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, यानी इसका स्क्वायर कितना आएगा, 13×13 169 होता है और उस पर डबल जीरो यानी 16,900 आएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या है 15,376, तो ये बड़ा हो रहा है, 130 भी माने तो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए, इसका एक सही आंसर है। ठीक है, 124। अगला सवाल देखते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यानी माध्यिका बहुलक और माध्य में संबंध होता है, वो लिखते हैं यहाँ पर। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, अब इसी से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 बार माध्यिका है, यहाँ पर 2 बार माध्य, तो यहाँ से एक माध्यिका हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका। ठीक है, और उस तरफ 2 माध्यिका बच जाएगा क्योंकि एक तो इस तरफ आ गया है, तो यानी 2 गुना माध्यिका बचेगा। यहाँ भी 2 गुना माध्य है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कोष्टक में, माध्यिका माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया हुआ, यानी इसका वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पहले से है और इसको निकालना है, तो 2 कट जाएगा, तो माध्यिका और माध्य का जो अंतर है वही हमसे पूछ रहा है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा। सिंपल सा है, 6 साल का ब्याज 5% में कितना हो जाएगा, 6×5 30%, यानी 1600 का 30% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 480, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए
सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये सड़क है, इसके बीच में कहीं पर सीढ़ी रखा हुआ है जिसका बेस यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ी रखा हुआ है, इसको जब एक तरफ लगाया जाता है सड़क के एक तरफ करके, तो यहाँ मान लीजिए ऐसे करके ये सीढ़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 13 मीटर। जब इसको एक तरफ करके झुकाया जाता है तो ये कहाँ तक पहुँचता है? 12 मीटर ऊंचाई तक। ठीक है, ये ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। जब इसी सीढ़ी को दूसरे तरफ झुकाया जाता है तो क्या होता है? ये 5 मीटर ऊंचाई तक ही पहुँचती है। सवाल में यही कह रहा है। ठीक है, तो सड़क का चौड़ाई पूछ रहा है। तो ये भी सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी, दोनों सीढ़ी है, तो इसका लंबाई 13 है, तो ये भी 13 मीटर ही होगा। अब देखिए, एक ट्रिपलेट होता है यानी पाइथागोरस ट्रिक 5, 12, 13 का। ठीक है, एक होता है 8, 15, 17, इसी तरह से और भी होता है, आप लोग को देख के याद कर लेना है। तो यहाँ पर 5, 12, 13 ट्रिपलेट कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जब यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। जब ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई 12 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई कितना? 5 मीटर। तो ये टोटल सड़क है, तो सड़क का चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12, 5, 17 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। देखिए, रेलगाड़ी का चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर समय सेकंड में दिया हुआ है। तो उसको बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, यानी 5 गुना 5 25। 25 मीटर प्रति सेकंड ये आ गया रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड। और टाइम है 10 सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड में कितना करेगा? यानी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? चाल गुना समय। यहाँ पर चाल है 25 और समय है 10 सेकंड, तो 25 गुना 10 250, 250 मीटर। अब ये 250 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन उसमें 100 मीटर का पुल है, तो 100 मीटर इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर। यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो यहाँ पर विराट का आयु से संबंध है, तो विराट की आयु को क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन वाला नीचे में मान लेंगे। तो मान लेते हैं विराट का आयु कितना होगा? 5x। तो मोहिंदर का जो आयु है, मोहिंदर को m लिखते हैं, इसका आयु कितना होगा? इसका 2/5 यानी 5x का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 2x। इससे 1 वर्ष कम थी, यानी एक इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मोहिंदर की आयु। ये कब का आयु है? 5 साल पहले का। और अब से 7 साल बाद, यानी 5 साल पहले का आयु ये है और 7 साल बाद का कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। तो ये 7 साल बाद आयु 7 साल बाद और 5 साल पहले का ये है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? गैप 12 साल का। तो 12 साल आगे जाना पड़ेगा, तो इसमें 12 दोनों में जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के ये वाला कंडीशन हम लोग लगा देंगे, दोगुना वाला, यानी कि विराट का आयु 5x प्लस 12, ये 7 साल बाद है। ये जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, तो मोहिंदर का आयु कितना है? 2x, और ये 12 में 1 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 11। इसका 2 गुना बड़ा है, तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5x है, यहाँ पर 2 गुना 2 4x, तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1x। इधर हो रहा है 11 दूना 22 और ये 12 आएगा, इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 10। अब देखिए विराट का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो विराट का वर्तमान आयु कौन सा है? इसमें देखिए 7 साल पहले का आयु ये है टोटल, यानी वर्तमान से 7 साल पहले, और ये जो 5x हम लोग माने थे ये 5 साल पहले का आयु था, तो ये निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 5 गुना x का मान है 10, तो ये हो जाएगा 50।
ये 5 साल पहले का हुआ, वर्तमान पूछ रहा है तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 55 साल। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछ रहा है बीडी की लंबाई, ठीक है। ये वृत्त का एक थ्योरम होता है, जैसे ईडी है, यानी ईडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुना डी ए, इसको एडी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये वाला का स्क्वायर बराबर इसका गुना, यानी इसका गुना, और ये पूरा बड़ा वाला का गुना, इसमें रखेंगे वैल्यू, आराम से आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, ए बी है 12, यानी ये दिया हुआ है 12, डी ही यह है 8, यानी ये है 8, और बी डी नहीं दिया हुआ, इसी का पूछ रहा, तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो इसमें रखेंगे ई डी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर बराबर बी डी एक्स है, एक्स, उसके बाद टोटल यानी ए डी कितना हो जाएगा, 12 यहाँ तक है और इधर एक्स है, तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें या तो x का कोई वैल्यू रख के इसको सेटिस्फाई करा लीजिए, जैसे इधर 64 हो रहा है तो इस तरफ भी 64 होना चाहिए, x गुना x प्लस 12, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर x का एक रखेंगे तो कितना आएगा, 12 एक 13 गुना 1 13 हो रहा है, 2 रखेंगे तो 12 2 14, 14 दूना 28 नहीं हुआ, 3 रखेंगे 12 3 15 या 45 नहीं हुआ, 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 4 और 4 प्लस 12, तो 4 गुना 12 4 16, 48 हो रहा है, नहीं 12 4 16 और 4 64, 16 चौके 64, ठीक है। इधर भी 64 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहा होगा, 4, और इस सवाल का आंसर भी 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। या नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64, ये द्विघात समीकरण बन गया है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, जैसे 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, इसको 16 माइनस 4 में, देखिए 12 में से 4 माइनस करेंगे, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 16 गुना माइनस 4 करेंगे तो 64 आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी प्लस में 16 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16, उसके बाद माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, x का 2 वैल्यू आया है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस वाला को इग्नोर करके प्लस वाला सही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में 9 छात्र और कुछ छात्राएं, किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए जो लड़के हैं उसका औसत कितना है 12, और जो लड़कियां हैं उसका 14, और ओवरऑल जो है कितना है 13.1। तो इसको एलिगेशन इस पर लगा देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो 12 और 13.1 का अंतर कितना आएगा, 1.1। 14 और 13.1 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 0.9। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्या आएगा 9:11, ठीक है। ये आ गया बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो। अब इसमें पूछ रहा है कुल छात्र, टोटल 9 स्टूडेंट है, यानी टोटल 9 बॉयज़ है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गुना हो रहा है तो टोटल छात्र कितना हो जाएगा, 9 और 11 20, तो यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू 20 ही आएगा, एक गुना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 टैंकर है ए बी और सी, यहाँ पर पहले सेंटेंस में सी जो है बी से 2 गुना तेज है और बी जो है ए से 2 गुना तेज है, तो ए को अगर 1 यूनिट ए का क्षमता होगा तो बी का कितना होगा 2 यूनिट, और जब बी का 2 यूनिट है तो यहाँ से सी का कितना हो जाएगा 4 यूनिट, इसका 2 गुना ये है और इसका 2 गुना ये है, और तीनों मिल के इसको 10 घंटे में भरता है। तो ये जो कैपेसिटी आएगा स्विमिंग पूल का कितना आएगा, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना हो रहा है 1 2 3 3 4 7, टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटा, 7 × 70 यूनिट। अब इसको कौन भरेगा, केवल ए भरेगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, जब एक यूनिट के हिसाब से भरेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 70 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है,
एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ गोलार्ध नहीं है, ये अगर गोलार्ध लेके आंसर निकालेंगे तो गलत आएगा। यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्फेयर। स्फेयर मीन्स होता है गोला और हेमी स्फेयर मीन्स होता है गोलार्ध। तो इंग्लिश में जो भी है उसके अनुसार जो आंसर आएगा वही आंसर सही माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर गोला मान के इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। देखिए ये शंकु का आयतन त्रिज्या जो है ऊंचाई का 1/3 है, यानी त्रिज्या जो है ऊंचाई का 1/3 है। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना r यानी 3r। ये हो गया। अब जो कह रहा है कि शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर गुना h, तो h का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3r, तो 3r यहाँ पर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, यहाँ पर त्रिज्या का ही अनुपात पूछ रहा है, इसलिए हम लोग h को यहाँ पर ही छोड़ देंगे और h बराबर जो त्रिज्या में दिया हुआ वो लेके चलेंगे। ठीक है, इसको किसके बराबर करना है, गोला के आयतन के बराबर। तो गोला का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका r मान लेते हैं कैपिटल R, गोलाकार है कैपिटल R। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 3 कट गया, पाई पाई भी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 3r क्यूब, उधर बचेगा 4 कैपिटल R का क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब बट्टा कैपिटल R क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से r और r का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर पावर 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखिए लाल गेंद है और ब्लू गेंद है। जब उसमें 44 लाल गेंद था तो नीला गेंद कितना था 36। अब नीला गेंद 54 है तो यहाँ पर पूछ रहा है लाल गेंद कितना होगा। देखिए यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 36 का 1.5 गुना 54 हो रहा है। ठीक है, यानी 1.5 गुना है तो इधर भी 1.5 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 66। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों के वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ये जो दिया हुआ है 3 वर्ष बाद, ये मान लेते हैं कि यूनिस की आयु x है, तो यहाँ पर जो धरित्री का आयु होगा कितना होगा 2 गुना से 8 वर्ष कम, यानी 2x माइनस 8। ये कब का है 3 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ क्या, दोनों का वर्तमान आयु। तो दोनों का वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 दोनों में माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों का योग कितना है 61 वर्ष, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 2 1 3x और इधर 8 3 11 3 14, माइनस में 14 बराबर 61 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x बराबर 75 हो रहा है, x का मान हो जाएगा 25। ठीक है, तो पूछ रहा है धरित्री की वर्तमान आयु। धरित्री का वर्तमान आयु कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें मान रख देंगे 25 का। तो ये कितना आएगा 25 दिया 25 दूना 50, उसमें माइनस कर देंगे 8 3 11, तो ये आएगा 39 साल। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों का अनुपात को कितना समय लगेगा। देखिए पहले प्रकार के मजदूर को मान लेते हैं ए, दूसरे प्रकार के मजदूर को बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना है, यानी दूसरे प्रकार का मजदूर 1 गुना काम करता है, तो पहले प्रकार का मजदूर यानी ए कितना काम करता है 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, दोनों एफिशिएंसी का रेशियो है। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहले प्रकार का यानी ए से लेना है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ 12 मजदूर 10 दिन में, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है,
तो इसी टोटल वर्क को अब कौन करेगा, 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर। तो 4 यानी 1 क्लास का मजदूर जब करेगा 3 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट काम होगा, 12 यूनिट। और यहाँ पर दूसरे यानी बी प्रकार का मजदूर 1 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितना होगा, 8 यूनिट। तो 12 और 8 20 यूनिट टोटल काम होगा एक साथ। तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 2 छः के 12। तो यह आएगा 6 गुना 3 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या x-5 एक सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो कथन हमारे पास दिया हुआ है कि किस पर कौन सा कथन इस स्टेटमेंट को सही करता है। तो देखिए अगर x-15 एक पूर्णांक है तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करते हैं कि x-15 अगर पूर्णांक है तो इसको किसी के वैल्यू के बराबर रख सकते हैं, 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बार 5 रखते हैं तो ये x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 15 5 20 हो जाएगा। तो 20 इसमें रखेंगे x-5 में, तो x-5 में जब 20 रखेंगे x का वैल्यू तो 20-5 ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, 5 हो गया पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक 6 रख रहे हैं इसमें x-15 में। ठीक है, x-15 में अब अगला पूर्णांक 5 के बाद 6 रख रहे हैं तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 21। x का वैल्यू यहाँ 21 आया। फिर से ये समीकरण जो है हमारे पास x-5 इसमें फिर से रखते हैं, क्या x-5 कितना बन रहा है। यहाँ x का वैल्यू 21 आया है, 21-5 करेंगे ये आएगा कितना, 16। तो यहाँ से सम संख्या बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट पूर्णांक वाला है, अगर हम लोग पूर्णांक में अगर ये सही होता तो कोई भी मान रखने पर ये समीकरण सम संख्या आता x-5। लेकिन ये एक बार विषम आ रहा है 15 आ रहा है, एक बार सम आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये एक विषम पूर्णांक यानी x-10 क्या है, विषम पूर्णांक। विषम मतलब मान लेते हैं 7, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 17। और ये हमारे पास दिया हुआ x-5, तो x-5 में 17 बैठाते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 17-5 यानी कि 12। ये सम संख्या है। और अगला विषम पूर्णांक क्या होता है, 7 के बाद 9 या कोई भी ले सकते हैं, 13 ले लेते हैं। x बराबर कितना, x-10 बराबर 13, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 23। अब इसी स्टेटमेंट में ये जो दिया हुआ है x-5 इसमें रखेंगे 23, x का वैल्यू 23, तो 23-5 कितना आ रहा है 18। फिर से वो सम संख्या आ रहा है। यानी कहने का मतलब है ये वाला जो विषम का जो स्टेटमेंट में जो विषम पूर्णांक दिया हुआ है ये हमारा सही है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या इसमें रखेंगे और वो फिर x का वैल्यू जब इसमें रखेंगे x-5 में तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 किस में है, केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है ना, गलत है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये आखिरी सवाल था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।